हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आपके सामने एक बार फिर से आपके लिए एनसीईआरटी क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही है, आधुनिक भारत के इतिहास, ये इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है, ये कक्षा 8 के लिए प्रयुक्त है। इसका आज हम लाए हैं पार्ट 2, जो कि इस समय जो हमारे लेक्चर की सीरीज चल रही है, इसमें हमारे लेक्चर की सीरीज 9वीं लेक्चर है आज। इसमें आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत। ये आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है, लक्ष्य थ्योरी 60 डिग्री। ये हमने एक जो सीरीज शुरू की है, थोड़ा सा इसमें देरी तो हो रही है, लेकिन अब इसको जो है कंटिन्यूज करते हैं। इसमें जो हमारे संपूर्ण पाठ्य वस्तु है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, किस जो भी सारांश रूप में उपयोगी विषय वस्तु होगी, वो आपके सामने सारांश रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी एग्जाम की दृष्टि से तथ्य बनने वाले हैं, उन तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मुझे इन नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसके बॉक्स में आप जो है कमेंट कीजिए, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, इसमें क्या सुधार करना है। इसमें हमने जो अभी तक जो हमारे लेक्चर आ रहे थे, कक्षा 6 से 7 के जो आए थे, कक्षा 6 7 के इतिहास कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जो है जिन्होंने नहीं देखा है, वो कृपया चैनल पे जो है विजिट कीजिए, और वहाँ पर आपको सारे चैनल, वहाँ सारे जो है लेक्चर वहाँ पे मिलेंगे। और वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एनसीईआरटी ही एक ऐसी बुक है जो आपके डाउट को क्लियर करवाती है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। और एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उन तथ्यों से ही क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पर जो शब्दावली है, उन शब्दावलियों को आपको ध्यान रखना है। आपको इस चैनल को देखना है और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, ताकि ये जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। और जो एनसीईआरटी क्लास देखना चाहते हैं, तो ये एनसीईआरटी क्लास सभी लोगों के लिए उपयोगी होगी, चाहे वो जो है कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे वो जो है प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले हैं, और प्रतियोगी परीक्षा में चाहे वनडे परीक्षा है, ये उत्तराखंड एलटी के लिए, प्रवक्ता के लिए, और सीटेट के लिए, यूटेट के लिए, और जितने भी वनडे एग्जाम है, और चाहे वो जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, ये सभी के लिए उपयोगी होने वाली, क्योंकि एनसीईआरटी सभी जगह पूरे देश में सब जगह चलती है, तो ये सभी जगह उपयोगी होने वाली है। और इस में हमने एक इसमें जो थोड़ा सा बदलाव किया है, कि पहले हम दो दो टॉपिक एक साथ ले रहे थे, लेकिन अब एक ही टॉपिक एक है। और ताकि ये वीडियो थोड़ा सा छोटी बने, ज़्यादा लंबी न बने, ज़्यादा बोरिंग न बने। और इसमें हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट उसमें लिए हैं। वैसे तो 50 से ज़्यादा है, लेकिन जो है आप ये मान के चलो कि 50 अन्य तथ्य इसमें जो लिए गए, जो आपके लिए परीक्षा के परीक्षा को दृष्टि से उपयोगी होने वाले हैं, और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या जिनके आपको जो है कॉन्सेप्ट आपके जिनके क्लियर होने चाहिए, तो उस प्रकार के तथ्य हमने इसमें लिए हैं। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें प्रत्येक कहां पर क्या तथ्य छुपा हुआ है और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप जो है फोकस्ड होकर के, और आप लोगों को क्या करना है कि नोट जरूर करते रहना है। बिना नोट किए हुए कोई भी परीक्षा नहीं निकाली जाती है। आपको जो है पेन कलम और जो है नोटबुक साथ में रखनी है, और मुख्य बिंदु को नोट करते रहना है। तो यदि आप जो है सीरियस स्टूडेंट होंगे, तो ये काम आपको जरूर करना है। तो देर न करते इसको आगे बढ़ाते हैं।
आज इसमें जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी उसका तीसरा टॉपिक है और ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है और इस पिक्चर में दिखाया गया कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए एक पिक्चर दिखाई गई। और इससे जो है क्लियर, ये पिक्चर लगाने का उद्देश्य होता है कि आपकी क्लियरिटी हो जाए और पिक्चर से क्या हो, एक दिमाग में भी एक पिक्चर बन जाती है। तो यहाँ पर एक क्लाइव को दिखाया गया, ये मुगल बादशाह को दिखाया गया और ये जो है दीवानी ग्रहण कर रहे हैं उड़ीसा की और बिहार की। तो ये हमने जब जो है 1765 में जो बक्सर का युद्ध हमने पढ़ा था, तो बक्सर के युद्ध में क्या होता कि ये जो है एक साथ लड़ रहे थे, मुगल बादशाह हो गए और जो है शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था उस समय, और साथ में थे बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम था और अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला। ये तीनों की संयुक्त सेनाएं थी और इनकी तीनों संयुक्त सेनाएं जो है हार गई है। और इन तीनों की संयुक्त सेनाएं हारने से, ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। तो यहाँ पर 1765 में दो संधि होती है, अलग अलग संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त 1765 को। तो जो 12 अगस्त 1765 को संधि होती है, इस संधि को क्लाइव करते हैं मुगल बादशाह से। और उसी समय बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी जो है किनको मिल जाती है? अंग्रेजों को मिल जाती है। दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाती है। और इस समय अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है कि मुगल बादशाह को जो खर्चे चलाने के लिए, निजी खर्चे चलाने के लिए, तो मुगल बादशाह को जो है 26 लाख पेंशन दी जाती है। तो यानी इसको ही पेंशनर बना दिया जाता है, पेंशन दी जाती है। और जो दूसरी संधि होती है, तो दूसरी संधि में जो 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है, वो क्लाइव के बीच में और जो क्लाइव और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उसके बीच में होती है। और उसमें क्या है, शुजाउद्दौला को क्या किया जाता है कि शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को लेकर के मुगल बादशाह को दिए जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को शुजाउद्दौला से लिया जाता है और वो किसे दिया जाता है, वो जो है मुगल बादशाह को दिए जाते हैं। और इसी संधि में क्या किया जाता है, जो बंगाल का नवाब है, बंगाल के नवाब को भी पेंशन दी जाती है। और बंगाल के नवाब को पेंशन दे करके जो है 53 लाख रुपए पेंशन दी जाती है बंगाल के नवाब को। और एक हम जब मराठे युद्ध पढ़ रहे थे, तो जो मराठा युद्ध था 1817 में जो पूना की संधि हुई थी, उसमें क्या हो गया था कि मराठा जो पेशवा था उसको अध्यक्षता त्यागने के लिए बाध्य कर दिया था और उसको भी 8 लाख रुपए पेंशन दी जाती है और उसे जो है बिठूर भेज दिया जाता है। तो ये भी हमने पिछले उसमें पढ़ा था। और आज हम जो है इसमें आगे देखते हैं। तो मुगल बादशाह को 26 लाख पेंशन है और जो बंगाल का नवाब है उसको 53 लाख रुपए पेंशन दी जा रही है। और दीवान इन्होंने ग्रहण कर ली है। और दीवान हमने पिछले उसमें देखा था कि बिहार में किसको दीवान बनाया जाता है, किसको नियुक्त किया जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं कि जो है बिहार में दीवान नियुक्त कर देती है और इधर जो है बंगाल में दीवान नियुक्त कर देती है, उड़ीसा में दीवान नियुक्त करती है। और हो सके जो है मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि पिछली बार जो है मैंने 3 प्रेसिडेंसी के बारे में कहा था। तो 3 प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, एक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी और एक जो है मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो हो सकता मैंने उड़ीसा प्रेसिडेंसी कहा हो, लेकिन ये जो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। और इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बंगाल में जो दीवान नियुक्त किया गया था, तो बंगाल में ज्यादा जो है बंगाल में है और वह मुस्लिम लोग हैं। तो वहां पे जो मुस्लिम लोग हैं तो वहां पर मुस्लिम ही दीवान नियुक्त करेंगे। आपको किस ढंग से जोड़ना है, तो वहां ये ध्यान रखना है कि बंगाल में जो दीवान नियुक्त हो रहा है वहां पर मुस्लिम संख्या ज्यादा है। वैसे हिंदू बाद में तो जब जो है बंगाल विभाजन होते तो जो है बाद में करदन के समय में, लेकिन जो बंगाल में वहां पे दीवान नियुक्त किया जा रहा है वो कौन नियुक्त किया जा रहा है, मुस्लिम व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है। वो मुस्लिम है मोहम्मद रजा खान। फिर बिहार में
तो बिहार में जो दीवान नियुक्त किया गया था सिताब राय को नियुक्त किया गया था, सिताब राय को, और उड़ीसा वाले क्षेत्र में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया गया था। तो इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखना। अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी की आमदनी। अब जो है कंपनी आमदनी, कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गए, कंपनी अपनी आमदनी बढ़ाना चाह रही है। कंपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करे, यहाँ पर जो है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी, इसलिए वो क्या कर रही है, खुद उसमें नहीं वो पढ़े, किसी व्यक्ति को जो है वहां स्थानीय व्यक्ति को ही वो चुन रही है। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन इसके आंकलन और वसूली की क्या कर रही है, कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही है। ये कंपनी क्या चाह रही है कि भारी भरकम बहुत ज्यादा कमाई वो करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर तथ्य आ रहा है कि ये क्या हो रहा है कि कंपनी जो है इस समय नियमित व्यवस्था करने से हिचकिचा रही है, फिक्स नहीं कर पा रही है टैक्स को। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे। अब कंपनी की जो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, राजस्व हासिल करे। एक मिनट। तो ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करने के उसमें है कि लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है कि ये नियमित व्यवस्था भी नहीं कर पा रही। तो हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे, ज्यादा ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पे खरीदे और ज्यादा ज्यादा उसमें कमाई करे। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। तो ध्यान ये रखना आपको कि जो है कंपनी किस वस्तु से, पैसों से खरीदती थी, किससे खरीदती थी, तो सोने चांदी से करती थी आयात। ब्रिटेन से सोना चांदी लाती थी और यहाँ से चीजें, लेकिन इनको क्या मिल गया, यहाँ पे दीवानी का राइट मिल गए, यहाँ पे टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गए। अब वो जो है टैक्स वसूली करेंगे अच्छे से, और अब उनको वहां से सोना चांदी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से पैसे निकालेंगे, यहीं से जो है खरीदारी करेंगे, फिर उस पर कमाई करेंगे। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा, 1 करोड़ 1770 में। इस आंकलन में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। 1/3, 30 से 33% आबादी समाप्त हो गई। अब यहां पर अंग्रेज जो है कुछ स्थायी सोचेंगे। तो जब बंगाल में अकाल पड़ रहा है और वहां पर 1/3 आबादी खत्म हो रही है, यानी जो है 1 करोड़ की लगभग आबादी खत्म हो रही है, तो 70 वाले में खत्म हो रही है, 70-70 में। तो खेती में सुधार करने की जरूरत पे सोचेंगे, क्योंकि अकाल पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है तो आदमी क्या चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए तो भोजन कहां से मिले, खेती से। तो कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे जो है स्थायी बंदोबस्त लागू करते हैं। और ये स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, ध्यान रखना, इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त एक ही है। तो इसको जो है, और ये 1793 में तो इसमें क्या होता है कि जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है, इस बंदोबस्त की कुछ शर्तें हैं, और शर्तें क्या है, बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी जाती है। ध्यान रखना, किन को जमींदार नियुक्त किया जाता है, राजा को, तालुकदारों को। जो बड़े बड़े मजदूर है, ये जो है बड़े बड़े भूमि मालिक है, और इनको जो है बनाया जाता है, या राजाओं को बनाया जाता है, या जो उस समय सामंती व्यवस्था है उनमें उनको बनाया जाता है। तो छोटे मोटे किसानों को नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो स्थायी बंदोबस्त होता है, तो स्थायी बंदोबस्त जो किया जाता है जमींदारों के साथ किया जाता है, और जमींदार किनको नियुक्त किया जाए, राजा को, तालुकदारों को। इस बात का ध्यान रखें। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया है। इनको सौंपा गया कि आप किसानों से राजस्व वसूलो और
कंपनी को चुकाओ, कंपनी खुद नहीं वो पड़ रही इसमें अभी, लेकिन इसको स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त है 10 साल के लिए, 10 साल की व्यवस्था कर दी, 10 साल के लिए जो है लगान फिक्स कर दिया गया। 10 साल तक जो है कोई लगान घटेगा बढ़ेगी नहीं, जो फिक्स हो गया है वो 10 साल के लिए होगा। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, यानी स्थायी रूप से तय कर दी कि आपको 10 साल के लिए इतना जो है फिक्स देना है। और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। जो फिक्स टाइम था और जो विफल हो गए उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। यानी इस जो ये जो है स्थायी बंदोबस्त है, इसे कहा जाता है सूर्य अस्त का सिद्धांत। सूर्य अस्त हुआ, फिक्स टाइम है, उस दिन तक जमींदारी जो है राजस्व जमा नहीं हुआ तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती, जमींदारी की फिर बोली लग जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। कौन ज्यादा जो है जमींदारी, एक तो फिक्स कर दिया लेकिन उसमें भी क्या कर दिया, कंपनी बोली लगा रही है कौन ज्यादा देगा। तो 19वीं सदी के पहले दशक बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। कंपनी को क्यों फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1900 के दशक में बाजार में कीमतें बढ़ रही, तो कीमतें बढ़ रही तो ज्यादा कीमत पे चीजें बिकेगी, ज्यादा कीमत पे चीजें बिकेगी तो जमींदारों की आमदनी तो होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कमाई हो रही, तो ज्यादा कमाई हो रही, ज्यादा टैक्स वसूल हो रहा है। लेकिन कंपनी के साथ क्या हो रहा था, फिक्स हो रहा था, इसलिए कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वहां राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, ये फिक्स हो रखा था 10 साल के लिए आपको इतना राजस्व, तो जमींदार खूब वो कमाई कर रहे हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज्यादा हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इसके उत्तर पश्चिम वाला जो है, यानी उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सा था इसका, तो प्रदेश में है केले। इस उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में वोल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। बंगाल वाले क्षेत्र में तो स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया, और इसके लिए जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले कुछ क्षेत्र में वोल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक और व्यवस्था तैयार कर दी, जिसे 1822 में लागू किया गया। ध्यान रखना आप लोग, कब इसे लागू किया जाता है, वोल्ट मैकेंजी ने। और इसे क्या कहा जा रहा है, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारत गांव में जो है, और है ही हमारे यहाँ गांव महत्वपूर्ण संस्था है, तो इससे क्या कहा जा रहा हो, और उसको बनाए रखना चाहिए। एक सोच रहा है कि गांव को जो है बनाए रखना चाहिए, यानी गांव की व्यवस्था में किसी प्रकार का हमें जो है बदलाव नहीं करना चाहिए, या इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, यानी मेन जो अब ये करेगा ये गांव को ही महत्वपूर्ण महत्व देगा। गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह महल से वसूल होने वाली राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अब फिक्स कर दिया कि एक गांव से कितना जो है राजस्व वसूल हो सकता है। गांव के समूह को क्या कह रहा है, गांव के समूह को महल, तो ये हो गई महलवाड़ी व्यवस्था। इसको जो है वोल्ट मैकेंजी कौन सी व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, महलवाड़ी व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, और एक गांव को ही भूमि का मुख्य बना दे रहे। जैसे जो है हमने स्थायी बंदोबस्त में देखा कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का मुख्य बनाया जा रहा है, मालिक बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो भूमि का मुख्य बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, जमींदारी व्यवस्था क्या है, और जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, और वो 10 साल के लिए फिक्स हो गई थी। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में जो वोल्ट मैकेंजी है, इन्होंने एक व्यवस्था और शुरू कर दी है, इसे कहा जा रहा है महलवाड़ी व्यवस्था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, फिक्स नहीं किया गया, यानी ज्यादा होगी कमाई तो टैक्स ज्यादा रहेगा, और कम होगी यानी घट बढ़ सकता है। और जो स्थायी बंदोबस्त है वो 10 साल के लिए फिक्स है। इसमें समय समय पर संसाधनों की गुंजाइश रखी गई
राजस्व इकट्ठा करने और उससे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की वजह गांव के मुखिया को सौंपा गया। यहाँ पर जो है राजस्व वसूल करने का, उसको इकट्ठा करने का और कंपनी को जो है देने का जिम्मा जो है यहाँ गांव के मुखिया को दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो महलवारी बंदोबस्त इस व्यवस्था को नाम दिया गया और इसमें महलवारी में गांव को मुखिया। महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। तो इस बात को ध्यान रखना, महल क्या थी? तो महल जो है एक गांव या गांव का एक समूह को महल कहा जाता था। तो ये महलवारी व्यवस्था है। और ये कहाँ पे शुरू हो रही है? उत्तरी भारत में शुरू हो रही है। और इसे कौन शुरू कर रहा है? इसे मैकेंजी शुरू कर रहे हैं, वोल्ट मैकेंजी शुरू कर रहे हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले, अब यहाँ पे मुनरो व्यवस्था, एक तीसरी व्यवस्था है मुनरो। टैक्स वसूलने की इन्होंने जो है तीसरी व्यवस्था शुरू कर दी है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह वहां पर भी क्या गया, नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी या रैयतवारी एक ही नाम दिया गया है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में ले गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। तो सबसे पहले आजमाने का काम कर रहे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, और उस क्षेत्र में जहां पर टीपू सुल्तान का राजा था वहां पर इसने जो है इस व्यवस्था को आजमा के देखा। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, और विकसित इसको जो है थॉमस मुनरो ने किया। सिर्फ ये जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको जो है देख लिया था आजमा करके, लेकिन ये जो वहां पे सफल हुए जो है उसके बाद थॉमस मुनरो इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को यह लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं होते, तो यहाँ पर जो उत्तरी भारत में यहाँ पर तो परंपरागत जमींदार होते थे, लेकिन इनको जो है दक्षिण में कोई परंपरा, तो इनको ये लगता था। इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों, इन्हें सोच रहे सीधे हम किससे जोड़े, किसानों से जोड़े से ही बंदोबस्त करना, चाहे जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था शुरू की जा रही है? मुनरो व्यवस्था शुरू की जा रही है, और इसमें जो है जमीन का जो मुखिया बनाया जा रहा है वो सीधे किसान बनाया जा रहा है। तो उत्तरी भारत में जो हमने देखा महलवारी व्यवस्था में गांव स्थायी बंदोबस्त में 10 साल के स्थायी बंदोबस्त, उसमें जमींदार को मुखिया बनाया जाता है, और इसमें जो है किसानों को मुख्य बनाया जाता है। तो ये तीनों व्यवस्था यहाँ जो है क्लियर रखना अपने दिमाग में कि कौन सी जो है व्यवस्था कहाँ पर शुरू की जाती है और किसमें किसको मुख्य बनाया जाता है, भूमि का मालिक किसको बनाया जाता है। भारतीय नील की मांग क्यों थी? अब ये जो नील है यहाँ पर जो है नील से संबंधित हम देखते हैं कि जो है नील की मांग, तो इसकी मांग क्यों थी भारतीय नील की? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। इसका जो है ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में और भारत में जो है ये अच्छे से जो है यहाँ पर इस प्रकार का मानसून मौसम आपको मिल जाएगा। तो यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये जो है जो बैंगनी और नीले रंग बनाते थे, इस बनाने के लिए, इस कपड़े को उत्पादन करने के लिए ये बोर्ड नामक वृक्ष पे निर्भर थे। और ये जो बोर्ड नामक वृक्ष था ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, यानी जहां से जो है यूरोप वाले क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था, क्योंकि यूरोप जो है शीतोष्ण क्षेत्र में। नील में बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। अब जो नील है भारतीय नील है, तो बोडो नामक जो ये वृक्ष है इससे इतना ज्यादा चमकदार रंग नहीं मिलता, लेकिन नील में जो है ज्यादा चमकदार रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए अब यूरोप में क्या होने लगे, नील की मांग बढ़ने लग गई, और देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। यहाँ इन्हें वो पता लगा कि ये जो है नील यहाँ उत्पादन हो सकता है,
तो इसलिए यहाँ ये रास्ता ढूंढने लगी। और 1788 में ब्रिटिश द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1788 में हम देखते हैं 30% जो नील है वो भारत से खरीदा जा रहा है और अन्य जो है दूसरी जगह से, बोर्ड नामक जो वृक्ष है वहां से उत्पन्न हो रहा है। ये बोर्ड वहाँ यूरोप में ही उत्पन्न हो रहा है। तो 1810 में यानी 1780 से 90 और 20-22 साल में ब्रिटेन द्वारा जो आयात किया गया नील, उसमें भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका है। पहले तो 1788-90 तक 30% ही है, लेकिन यहाँ पर 1810 पहुंचते पहुंचते जो है 30% नील, 95% नील जो है भारत से ही खरीदा जा रहा है, 9% जो है अन्य जगह से। यानी भारतीय नील की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब नील की खेती कहाँ कहाँ करवा रहे, जैसे हमने जो है बिहार में देखा कि चंपारण आंदोलन होता है, और बंगाल में देखा, बंगाल में भी नील की खेती करवाते हैं। बंगाल में 1859-60 में नील विद्रोह होता है। तो यहाँ पर जो है, और बंगाल के किसान नील को उगाने से सीधे मनाही कर देते, वो जो है कहते हैं कि हम जो है नील को उगाएंगे ही नहीं, इतना ज्यादा कम उनको उसका दाम मिलता है कि वो बाद में मना कर देते हैं। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीदारों गुंडों से डरेंगे। यानी इन्हें नील से कोई जो है फायदा नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थायी जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया और इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों के रक्षक के लिए क्या बुलानी पड़ी, सेना बुलानी पड़ी। और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी गठित किया गया। तो 1860 में नील आयोग का गठन किया जाता है और बंगाल में जो नील की खेती कृषक करते थे उन्होंने जो ये जो है मना कर दिया, तो नील आयोग की आयोग का गठन किया गया। बाद में ये फैसला हुआ कि इस वर्ष के लिए सिर्फ एक फसली वर्ष के लिए ही आप नील उगा दो और उसके बाद आपकी इच्छा है आप नील उगाओ या न उगाओ। तो नील आंदोलन आप लोग ध्यान रखना कि 1859-60 में हुआ है और नील आयोग जो गठित हुआ 1860 में हुआ, 1860 में और बंगाल में हुआ। और भारतीय नील की मांग क्यों, आयोग ने रैयतों से कहा कि वह मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें। ये आयोग कह रहे जो आयोग गठित हुआ वहां पे, लेकिन आगे से वह चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ये वहां पे वो फिक्स हुआ कि क्या हुआ नील आंदोलन के बाद जो है आयोग की क्या सिफारिश थी, तो इसकी सिफारिश ये थी। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। अब बंगाल के बाद बिहार पे ध्यान देने लगे। बंगाल में तो विद्रोह हो गए और ये बिहार की तरफ ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। 19वीं सदी के आखिर में जो है कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। अब यानी जर्मनी ने कृत्रिम रंग बना दिया, और जर्मनी ने कृत्रिम रंग बना दिया तो इससे क्या होगा कि जो नील के व्यवसाय वो बुरी तरह प्रभावित होगा। जो रेट मिल भी रहा था नील की खेती में वो अब उनको वो भी नहीं मिलेगा। तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। तो जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए 1915 में, तो बिहार का एक किसान है राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को न्योता दिया कि आप जो है यहाँ जो नील कृषक है, नीलहा मजदूर है, उनकी दुर्दशा और वहां पर कृषक आंदोलन हो रहा था उसको देखने की न्योता मिला। और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। तो गांधी जी के जो आंदोलन की शुरुआत हुई है 1917 में हुई है और नील आंदोलन के जो है नील बागान मालिकों के खिलाफ हुई है।
चंपारण में हुई है और इनको जो है वहां पे न्योता दिया था राजकुमार शुक्ल ने। तो अप्रैल 1817 में जो है गांधी जी के नेतृत्व में किया गया ये पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह। और जो पहले जो अनशन उन्होंने किया है, भूख हड़ताल की है, वो अहमदाबाद के जो है मिल मजदूर है उनके खिलाफ की थी, वो उनके जो है समर्थन में की थी। यानी मिल जो मालिक थे, मजदूर जो मालिक थे, मजदूर ने जो फैक्ट्रियों के मालिक थे उनके खिलाफ किया था और मजदूरों के जो है समर्थन में किया था। उसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो इनको जो है बुलाने वाले हैं रामकुमार शुक्ल, और साथ में एक व्यक्ति मुकुटधारी, वैसे वहां पे जो है राजेंद्र प्रसाद इत्यादि थे। तो साथ में मुकुटधारी प्रसाद चौहान, महात्मा गांधी का जो है इन्होंने भरपूर साथ दिया। और बिहार में जो व्यवस्था चल रही थी ये नील के लिए, ये 3 काठा प्रणाली चल रही थी। तो 3 काठा प्रणाली का मतलब था कि प्रति बीघा यानी 20 कट्ठा में जोत में जो है 3 कट्ठा जोत पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये वहां पर फिक्स कर दिया गया था कि 3 काठा प्रणाली को वहां पे लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोई तथ्य है, उनको फिर से इनको देखते हैं ताकि हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सहायक संधि नीति, तो जो ये सहायक संधि नीति है ये आई है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय पे आई है सहायक संधि। और भारत में इसका जो है ये सहायक संधि का जो इन्होंने वो शुरू की है, तो अपने साम्राज्य को विस्तार, यानी राजा के साथ सहायक संधि करनी है कि हम जो है आपको सेना रखने की जरूरत नहीं, हम हमारी सेना ही रख लीजिए, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से भारतीय राज्यों को क्या करना है, भारतीय राज्यों को एकदम उनकी जो है व्यवस्था को एकदम खराब करना है और देश राज्यों के विदेश नीति पर कंपनी का नियंत्रण करना है। देश राज्यों में ब्रिटिश सेना का रखा जाना है, सेना के व्यय हेतु राज्य के कुछ प्रदेश अधिकार में ले लेने हैं और राज्य में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति कर देनी है, राज्य की सुरक्षा की गारंटी देनी है। और अवध, हैदराबाद, मैसूर, पेशवा, सिंधिया, भोसले प्रमुख राज्यों से यह संधि हुई है। तो किन किन से हुई है, तो ये अवध है, हैदराबाद है, तो सबसे पहले अवध से कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारतीय राज्यों को क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के हाथों की जो कठपुतली बना दी कि भारतीय राज्यों की संप्रभुत्व को इसमें खत्म कर दिया गया। उसमें लाल डलहौजी की नीति में जो है हम देखते हैं कि देशी राज्यों का विलय करने का कोई अवसर न खोना। अब जो लाल डलहौजी है, तो लाल डलहौजी 1848 से 1856 इसकी जो नीति आई है लैप्स सिद्धांत, लैप्स मतलब जो है राज्य को जो है खत्म कर देना है। तो इसने एक कदम और आगे बढ़ करके इसने देखा कि किसी प्रकार से किसी पे जो है कुशासन का आरोप लगा रहा है, किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, किसी पे कह रहा है कि आपकी जो है जैविक संतान नहीं है। तो इस प्रकार से जो है क्या करा, भारतीय राज्यों को विलय करते हैं अंग्रेजी राज्य में, ब्रिटिश राज्य में। तो देशी राज्यों को विलय करने का कोई अवसर न खोना, द्वितीय सिख युद्ध द्वारा पंजाब राज्य का विलय का अंत। तो यहाँ पर द्वितीय सिख से पंजाब राज्य विलय करते हैं। बलपूर्वक सिक्किम से दार्जिलिंग को पाना है, कुशासन के आरोप में अवध राज्य का विलय। तो ध्यान रखना आप लोगों की, कुशासन के आरोप में इसने किसका विलय किया है, अवध राज्य का विलय किया है। गोद लेने की अनुमति न देकर के सतारा, गोद लेने की अनुमति न देकर किन किन राज्यों को इसने जो है कंपनी में मिलाया है, तो सतारा को, बाघाट को, जोधपुर को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर का विलय किया है। और एक यहाँ पे है कि करौली का इसी आधार पर विलय डायरेक्टरों द्वारा अस्वीकृत किया गया। तो इसी आधार पे गोद लेने के जो है यहाँ पर जो निर्णय है, ये करौली का जो निर्णय था, ये इस विलय को डायरेक्टरों के द्वारा अस्वीकृत किया गया। ध्यान रखना, ये मोस्ट हो सकता है कि किस समय जो है किसका। तो ये जो लाल डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है इसने पंजाब का जो विलय किया था 1849 में किया था पंजाब का विलय। और पंजाब का जो विलय इसने किया था वो इसमें 1849 में यहाँ पर उस समय जो शासक है वो दिलीप सिंह है, छोटा सा बालक है। और इसको क्या कर दिया कि इसको जो है इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया और वहां पर जो है एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया, एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया।
इसने अवध का विलय जो है 1856 में, जो ये अवध वाला विलय है, तो अवध वाला विलय 1856 में करता है। और यहाँ पर क्या करता है, कुशासन का आरोप लगाते हैं, सबसे पहले इसका विलय करते हैं अवध का, ये कुशासन के आधार पे अवध का सबसे पहले। और इसके बाद जो है इसी के समय में जो लॉर्ड डलहौजी है, इसके समय में आप लोग जो है बहुत सारे इसने सुधार कार्य भी किए थे, बहुत सारे इसने जो है कुछ नए कह, तो इसके समय में जो वुड डिस्पैच है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो उसी समय में जो है गठित हुआ था। और इसके समय में प्रथम जो 3 विश्व 1857 में 1857 की क्रांति हुई है, उसके बाद यहाँ पर जो है 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनते हैं, एक जो है मुंबई में, एक मद्रास में, और एक जो है कलकत्ता में। तो तीनों विश्वविद्यालय इस जो है जो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय सबसे पहले यहाँ पे बनते हैं, तो इसके समय में बनते हैं। और लोक शिक्षण निदेशक इसने नियुक्ति की, रुड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके समय में गठित हुआ था, इसके समय में बना था, सॉरी। और डाक व्यवस्था इसके समय में शुरू हुई थी, इसके समय में तार व्यवस्था शुरू हुई थी, और रेलवे का प्रारंभ भी इसके समय में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त हमने देखा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। जमींदार को भूस्वामी मानकर उसके साथ बंदोबस्त किया गया। भू भटक लगान का अब जो है जो जमींदार के साथ जो है लागू किया गया था, और जितना जो है फिक्स कर दिया गया कि इतना जो है आपको, तो क्या फिक्स किया करते कि जितना जो है जमींदार को जो है वसूल करना था, उसका 89% सरकार का और 11% जमींदार का था। तो ये आपको ध्यान रखना कि 89 जो है % ये सरकार को जो है उसे जमा करना था, जमींदार को 11% उसका स्वयं का था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बनारस तथा मद्रास के कुछ क्षेत्रों में, अब बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा, असम और बनारस वाले क्षेत्र में, तो बनारस वाले क्षेत्र में जो है स्थायी बंदोबस्त है। रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी में क्या हो रहा है, किसान को भूस्वामी मानकर उसके साथ बंदोबस्त किया जा रहा है। रीड मुनरो द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने वाले प्रमुख व्यक्ति है। बम्बई प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टन, चैंपलिन तथा विनगेट ने इस व्यवस्था को लागू किया। मद्रास और बम्बई के अतिरिक्त असम, पूर्व और बरार में यह व्यवस्था लागू हुई। तो मद्रास के अतिरिक्त जो है ये असम, पूर्व उत्तर भारत में भी है, और पूर्व बरार के वाले क्षेत्र में भी है। व्यवस्था एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती थी, तो इसका जो है निश्चित कार्यकाल होता था। महालवारी व्यवस्था, लगान निर्धारण करने के लिए ग्राम में ग्राम समूह महाल को इकाई माना गया। लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करने का उत्तरदायित्व गांव के मुखिया या लामदार का होता था। आधुनिक उत्तर प्रदेश के अधिकांश पश्चिमी भाग में यह व्यवस्था लागू थी। मध्य भारत, पंजाब के कुछ इलाकों तथा दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में भी ये व्यवस्था लागू थी। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि मध्य भारत में, पंजाब के कुछ इलाकों में, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में थे। उत्तर भारत में व्यवस्था को लागू करने का मुख्य भूमिका होल्ट मैकेंजी तथा मार्टिन वार्ड को है इसका। और यहाँ पर जो है जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स के न्याय सुधार, तो इसने न्याय सुधार क्या क्या किया, इसने वारेन हेस्टिंग्स ने दीवानी और फौजदारी की जिला अदालतों की स्थापना की। कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत जिसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था, ये स्थापित की। मुर्शिदाबाद में नायब नाजिम की अध्यक्षता में सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की। मुकदमे की सुनवाई का लिखित रिकॉर्ड रखे जाने की परंपरा इसी के समय में हुई है। वारेन हेस्टिंग्स के समय से ही मुकदमे की सुनवाई का लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा हुई है। कानून को फारसी तथा बांग्ला भाषा में संहिताबद्ध किया गया। फौजदारी मामले की सुनवाई मुस्लिम कानून के आधार पर की गई है। तो इन तथ्यों का आप ध्यान रखना। कार्नवालिस के न्याय कार्नवालिस के न्याय सुधार में प्रत्येक जिले के मुख्य कस्बे में मुंसिफ, अमीन तथा रजिस्ट्रार की अदालत का गठन किया गया। कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद में प्रांतीय अदालत का गठन किया गया। सदर फौजदारी अदालत मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, नायब नाजिम के स्थान पर गवर्नर जनरल अध्यक्ष बनाया गया इसका। जिला फौजदारी अदालत के स्थान पर सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई है। हत्या के मामले में रक्त मूल्य का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। अंग भंग के स्थान पर कठोर कारावास का दंड
ये व्यवस्था की गई है। अब अंग भंग की जो है व्यवस्था यहाँ पे खत्म कर दी गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और कॉर्नवालिस संहिता तैयार की गई है। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखना। फौजदारी मामले में साक्ष्य का धर्म महत्व नहीं है कि इसका धर्म क्या है, और वादी से अदालत फीस लेने का चलन किया गया है इसके समय में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में वादी से अदालत फीस लेने का चलन यहाँ पे किया गया है। 19वीं सदी के न्याय सुधार में बेलेजली के समय में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सदर अदालत से अलग हो गई है। बेलेजली के समय सदर अमीन की अदालत का गठन भारतीयों की सदर अमीन के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में मद्रास तथा बम्बई में ग्राम सभा को न्याय करने का अधिकार दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के कार्य को मिलाकर एक ही व्यक्ति को देना आरंभ किया। विलियम बेंटिंक ने अपील का और भ्रमण जो अदालतें थी इनको समाप्त कर दिया। अपील और भ्रमण अदालतें इनको समाप्त कर दिया। रेवेन्यू के मुकदमे सुनने का अधिकार बेंटिंक ने कमिश्नर को दिया। रेवेन्यू संबंधित जो मुकदमा था उसको सुनने का अधिकार कमिश्नर को देता है। बेंटिंक ने मुख्य सदर अमीन के पद का सृजित किया। तो बेंटिंक के समय में मुख्य सदर अमीन का पद सृजित होता है। मैकाले को गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना आप लोग कि जो मैकाले है इसको गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य, तो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के किस सदस्य के रूप में है, तो ये विधि सदस्य के रूप में, और 1834 के चार्टर एक्ट से नियुक्त हो रहा है। और 10 जून 1834 को 1833 के चार्टर एक्ट से आ रहा है। ये विधि सदस्य के रूप में जो है एक विधि सदस्य की नियुक्ति की बात की गई है, और 10 जून 1834 को ये भारत में आ रहा है। मैकाले के अध्यक्ष में बेंटिंक के समय प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति, तो ये प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति मैकाले के समय में ही वो की गई है। और अंग्रेजी का शिक्षक जो है शिक्षक के अंग्रेजीकरण भी इसी के समय में हो रहा है, और जो भारतीय पाश्चात्य विवाद है उसको जो है सुलझाने का काम ही कर रहा है। तो इसके समय में जो है मैकाले की अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति हो रही है। ध्यान रखना आप लोग, इसके समय में हुए आयोग संहिताबद्ध करने का काम किया डलहौजी के समय द्वितीय विधि आयोग, और द्वितीय विधि आयोग जो है नियुक्त हो रही डलहौजी के समय में। कॉर्नवालिस ने लोक सेवक के भारतीयों के लिए बंद कर दिए। लोक सेवक के दरवाजे जो है भारतीयों के लिए बंद कर दिए कॉर्नवालिस ने। लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में। किसके लिए हुई? लोक सेवक के प्रशिक्षण के लिए। 1805 में हरफोर्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की स्थापना। यह कॉलेज 1809 में हैलीबरी स्थानांतरित हो गए। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय लोक सेवक के लिए जा सकते थे। तो भारतीय लोक सेवक के लिए जा सकते थे 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। 1833 का चार्टर एक्ट सीमित रूप में लोक सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत मानता है। तो ये जो है प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत मानते हैं सीमित रूप से। तो 1833 के चार्टर एक्ट में 1853 में खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो खुली प्रतियोगिता के द्वारा जो है भर्ती का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है 1853 के चार्टर एक्ट से। 1855 में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है, और 1850 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की देखरेख में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता है 1855 में। संचार परिवहन का विकास लॉर्ड डलहौजी के समय में सार्वजनिक निर्माण विभाग जो PWD विभाग है इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में होती है। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखना कि किसने करवाई है, ये किसके समय में हुई, इसके समय। पहली स्ट्रीम जो स्ट्रीम नौका है, पहली स्ट्रीम नौका हुगली ने 1828 में कलकत्ता से इलाहाबाद तक की यात्रा की। तो पहली जो स्ट्रीम नौका है 1828 में ये कलकत्ता से और इलाहाबाद की यात्रा की है। और डलहौजी के समय रेल परिवहन आरंभ, पहली रेल मुंबई से थाना तक, और पूर्वी भारत में पहली लाइन कोलकाता से रानीगंज तक। तो पूर्वी भारत में कहाँ पे है? विद्युत तार व्यवस्था की स्थापना डलहौजी के समय में हुई है। 1852 में
ओसनंग नेसी तार विभाग के अधीक्षक नियुक्त हुए हैं। और डलहौजी के समय डाक टिकट का चलन भी प्रारंभ हुआ है और डाक दर को लागू किया गया। तो डाक दर को भी है इसके समय में लागू किया गया है, यानी डाक के लिए जो है शुल्क की बात की गई है, जो है उसके लिए जो है कुछ पैसे देने पड़ते थे, तो ये भी इसके समय में हो गया। प्रमुख किसान आंदोलन हम देखते हैं 1859-60 में हमने बंगाल में क्या देखा था, नील उत्पादकों का जो है संघर्ष देखा था। 1882 से 85 यानी 1896 में मालावर के कृषकों का एक विद्रोह संघर्ष देखा है। और महाराष्ट्र और गुजरात में 1875 का जो है दक्कन विप्लव होता है, तो एक किसान आंदोलन है कुछ। 1817-18 में चंपारण का सत्याग्रह बिहार में होता है, जिसमें गांधी जी जाते हैं। और 1818 में खेड़ा का किसान आंदोलन होता है गुजरात में। 1818 में खेड़ा का जो किसान आंदोलन है ये गुजरात में होता है, और इसमें भी गांधी जी जाते हैं। 1819-20 दरभंगा का किसान आंदोलन होता है। 1820-21 अवध का किसान आंदोलन होता है। 1820-21 मोपला का किसान आंदोलन, मोपला का किसान आंदोलन जो होता है वो मालवार में होता है। और यहाँ पर मोपला का जो किसान आंदोलन है, तो यहाँ पर जो कृषक है वहां पर कृषक यहाँ पर समस्या रहती है कि जो जमींदार रहते हैं वो हिंदू रहते हैं और कृषक जो रहते हैं, किसान जो रहते हैं मुस्लिम रहते हैं, उनके बीच में ये झड़प होती है। और उनको जो है जिम्मी, जो जमींदार है उनको जिम्मी कहते हैं, जो किसान है उनको जिम्मी कहते हैं। 1920-21 एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सुल्तानपुर में होते हैं। 1922 से 24 में गोदावरी क्षेत्र का रंपा आंदोलन होता है। तो जो ये रंपा आंदोलन है गोदावरी क्षेत्र में होता है। 1946-47 में तेभंगा आंदोलन बंगाल में होता है। 1946 में पुनः प्रवाह वायलर संघर्ष तरवणकोर में केरल में होता है। 1946 से 51 में तेलंगाना संघर्ष होता है। तो इसमें जो ये कुछ आंदोलन है ये आप लोग ध्यान रखना। कुछ प्रमुख किसान संगठन कृषक लीग ढाका 1870-71 में, पावना जो है 1873 में इनका गठन होता है। संयुक्त प्रांत किसान सभा की जो है जो संगठन बनते हैं 1918 में बनते हैं। अवध किसान सभा जो बनते हैं 1920 में बनते हैं। रैत एसोसिएशन गुंटूर क्षेत्र में 1923 में बनता है। संयुक्त प्रांत किसान संघ बनते हैं 1924 में बनते हैं। आंध्र रैत एसोसिएशन बनते हैं 1928 में बनते हैं। और बिहार प्रदेशी किसान संगठन 1929 में। कृषक संगम मालावार जो है 1934 में। तो इधर मालावार क्षेत्र में कृषक संगम मनाते हैं, ये 1934 बनते हैं। और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा अप्रैल 1936 में। और पंजाब किसान समिति 1937 में। तो ये कुछ जो है किसान से संबंधित संगठन है, इनकी स्थापना कब कब हुई है, इन बातों का आप लोग ध्यान रखें। किसान आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख नेता बसदेव फड़के 1889 का आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह 1907 में जो पंजाब किसान आंदोलन हुआ था उसके नेता थे। महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल ये चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। गांधी मोहनलाल पांड्या खेड़ा आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1918 का खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र दास, इंद्र नारायण द्विवेदी अवध आंदोलन 1920-21 से जुड़े हुए थे। मदारी पासी एका आंदोलन से जुड़े हुए थे 1922 में। और अलूरी सीताराम राजू ये रंपा आंदोलन से जुड़े थे 1922 से 24 के समय में। आंध्र प्रदेश में रंपा आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ है। एनजी रंगा और पी सुंदरय आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे। वल्लभ भाई पटेल, कुंवर जी मेहता, कल्याण जी मेहता, ये बरदोली आंदोलन 1927-28 जो बरदोली आंदोलन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ये इससे जुड़े हुए थे। सोहन सिंह भाकना ये पंजाब में जो आंदोलन 1937-39 में। सहजानंद राहुल सतकीर्तियान कृपानंद शर्मा ये बिहार आंदोलन 1937-39 में जुड़े हुए थे। रवि नारायण रेड्डी तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में जुड़े हुए थे।
भवानी सेन, सुनील सेन और मोनी सिंह। तेभंग आंदोलन 1946 था, 1946 में तेभंग आंदोलन 1946 में हो रहा है, ये इससे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मोपला संघर्ष के कुछ तथ्य है। जो मोपला संघर्ष है, मोपला मालाबार में रहने वाले मलयाली भाषी मुसलमान थे। तो ये मलयाली भाषा बोलते थे, केरल के मालाबार तट पे ये रहते थे और वहां पर ये जो है मलयाली ये मुसलमान थे। इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ था। ये खेती करने वाले थे, कृषक थे। जमीन पर अधिकार रखने वाले जमींदार जिम्मी कहलाते थे। तो जिम्मी क्या कहलाते थे? जो जमीन पे अधिकार रखने वाले जमींदार, ये जिम्मी कहलाते थे। वहां ज्यादातर हिंदू थे और ये जो जिम्मी थे ये हिंदू थे, इनको ये जिम्मी कहते हैं। 1936 1836 1919 के मध्य जिम्मी तथा ब्रिटिश शासन के साथ मोपला लोगों के 29 संघर्ष हुए। तो इतने समय में यहाँ पे 29 संघर्ष हो रहे हैं। शुरू के संघर्ष में मोपला नेता सैयद अलावी तथा उनका पुत्र सैयद फजल थे। फजल को 1852 में देश निकाला दिया गया। तो किसको जो है ये जो मोपला विद्रोही है, इसको किसको देश निकाला दिया गया? तो फजल को जो है देश निकाला दिया गया। और इसके जो है सैयद अलावी और जो सैयद फजल एक किससे संबंधित है? तो ये जो है मोपला विद्रोह संबंधित है। 1920-21 के, अब यहाँ पर सबसे जो है महत्वपूर्ण है 1920-21 के मोपला संघर्ष में कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता खिलाफत राज्य की स्थापना की गई। इन राज्यों के राष्ट्रपतियों के नाम थे कुनामद हाजी। तो ये जो है आप कितना वो ध्यान में रखना। लेकिन 1920-21 में ये जो हो रहा है, 1920-21 में सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है आंदोलन वहां पे। तो सरकारी दमन के फलस्वरूप 2237 लोग मारे गए। जो ये सरकारी दमन हुआ इनके साथ, जो मालाबार के जो है मोपला लोग हैं उनके साथ जो संघर्ष हुआ, उसमें 2237 लोग मारे गए और 1600 घायल हुए तथा 45,404 बंदी बनाए गए। रेल के एक डिब्बे में इतने कैदी भर दिए गए कि 66 की दम घुटने से मौत हो गई। यह पोडनूर की काला कोठरी कहलाती है। तो इसको पोडनूर की काला कोठरी को कहते हैं कि रेल डिब्बे में इतने लोगों को भर दिया कि दम घुटने से 66 लोगों की मौत हो रही है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो यहाँ पर ये जो है इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। मार्च 1939 में बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो रही है। 1940 में आरएसपी का गठन हो रहा है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी गठन हो रहा है। तो ये जो है रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी गठन 1940 में हो रहा है। यहाँ पे है कूका आंदोलन। इस कूका आंदोलन संबंधित प्रमुख तथ्य, तो नामधारी सिख साम्राज्य की स्थापना 14 अप्रैल 1857 को भवानी बयानी अराइया गांव जिला लुधियाना में हुई। इसके संस्थापक होने का श्रेय बाबा बुल्का सिंह के शिष्य बड़ाई परिवार में पैदा हुए भाई राम सिंह को है। तो एक जो कूका आंदोलन है, इसका जो नेतृत्व क्या है, राम सिंह ने किया है। उन्हें गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना गया। तो किन्हें गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना गया? राम सिंह को माना गया। नामधारी जो सिख आंदोलन है, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ, ये मुख्य रूप से सामाजिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। जो गुरुद्वारों में जो है ये सुधार कर रहे हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक आंदोलन भी था, अंग्रेजों को राज्य से मुक्ति पाने का इस आंदोलन का। तो ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन मुख्य रूप से ये जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। और ये जो है ये शुरू किया गया था, तो ये राम सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से कूका लोगों ने नेपाल और रूस से सहायता पाने का प्रयास किया, जिसमें सफलता नहीं मिली। और 1863 में जनता को शासन के विरुद्ध भड़काने के आरोप में भाई राम सिंह
को नजरबंद कर दिए गए। और 1871 में मालोड में और मालिक कोटला रियासतों पर आक्रमण कोका संघर्ष की मुख्य घटना थी। और कोका संघर्ष का दमन करने हेतु सरकार 17-18 जनवरी 1872 को क्रमशः 50 व 16 कोका बंदियों को तोप के मुहां से बांधकर उड़ा दिया गया। और गुरु राम सिंह और उनके 11 साथियों को देश निकाले का दंड दिया गया। तो 1914 के उपरांत श्रमिक आंदोलन में मुख्य तथ्य देखते हैं। मार्च 1818 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष किया गया। तो ये जो है 1818 में किया गया और मार्च में किया गया ये। तो मार्च में जो है ये अहमदाबाद के मिल मालिक है जो इनके गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष हो रहा है और अहमदाबाद मिल मालिकों के पक्ष में हो रहा है। तो ये मार्च में हो रहा है। और उसके बाद जो खेड़ा आंदोलन है ये उसके बाद हो रहा। तो ये जो है वो क्रम से पूछा जाता तो सबसे पहले जो चंपारण का आंदोलन है, उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो है के संघर्ष में गांधी जी का अहमदाबाद मिल आंदोलन है और उसके बाद खेड़ा आंदोलन है। तो इनका क्रम थोड़ा आप ध्यान रखना। 1920 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। 1927 में प्रथम बार मई दिवस मनाया गया। तो मुंबई में 1927 में प्रथम बार मई दिवस मनाए गए। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में मजदूर हड़ताल पे गए। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश पारित। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश पारित। और 1929 में एन.एम. जोशी और बी.बी. गिरी द्वारा ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई। और 1935 में एटक व लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में एकता स्थापित की गई। और 1938 में पटेल राजेंद्र प्रसाद द्वारा हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की गई 1938 में। और 1940 में एम.एन. राय द्वारा इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर स्थापित किया गया। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में नेपाल राज्य का विस्तार पूर्व में तीस्ता नदी से लेकर के पश्चिम में सतलज नदी तक हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेज नेपाल के उत्तर में चीन का विशाल राज्य होने के कारण अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेज नेपाल युद्ध का मुख्य कारण दोनों शक्तियों द्वारा तराई के विभिन्न जिलों पर अपना दावा। तो अंग्रेज ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध है इसका जो है मुख्य कारण ये है कि दोनों शक्तियां क्या करें, तराई वाले क्षेत्र में अपना अपना दावा थोप रहे। 1821 में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर जिले पर अपना अधिकार कर लिया तो अंग्रेजी राज्य की सीमाएं नेपाल से स्पर्श करने लगी। और अंग्रेज नेपाल युद्ध अक्टूबर 1814 में आरंभ हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध में कर्नल निकोलस और गार्डनर ने अप्रैल 1815 में अल्मोड़ा और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। तो आंग्ल नेपाल युद्ध में कर्नल निकोलस और गार्डनर ने अप्रैल 1815 में अल्मोड़ा और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। आंग्ल नेपाल युद्ध में डॉक्टर नोली ने मई 1815 ईस्वी में अमर सिंह थापा से मालवना का किला छीन लिया। और मार्च 1816 में अंग्रेजों और नेपाल सरकार के बीच क्या होती है, सिंगोली की संधि होती है। सिंगोली की संधि होती है। सिंगोली के संधि के अनुसार क्या इसमें क्या होगा कि पर्वतीय नगर जो है शिमला है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और सिंगोली की संधि के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट रहने लगा। और अंग्रेजों और बर्मा के बीच 24 फरवरी 1826 को यांडोब की संधि भी हुई है। तो ये जो है यांडोब की संधि यांडोब की संधि जो है अंग्रेज और बर्मा के बीच में हुई है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूव एक्ट 1850 में बना है। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 में बना है। सोशल मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1983 में बना है, पारित हुआ है। विलियम जोन्स 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो महत्वपूर्ण है, विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। तो विलियम जोन्स, इसका आप लोग ध्यान रखना।
जोनाथन डंकन ने 1792 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन 1772 में। तो ये जो है प्राच्यवादी है जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद है, तो उसमें जो है ये प्राच्यवादियों के साथ है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। किस जिले में? हुगली। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की। तो ये ध्यान रखना आप लोग, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं, 1839 में करे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योति फुले ने 1873 में की। तो इस बात को आप ध्यान रखें, सत्यशोधक समाज की स्थापना। गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया। तो अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ करने वाले गुलाम अहमद है। राजा राम मोहन राय भारतीयों को वेदांत एवं सत्य दर्शन से परिचित कराना चाहते थे। तो राजा राम मोहन राय 1815 में आत्म सभा की स्थापना की। 1815 में राजा राम मोहन ने आत्म सभा की स्थापना की। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। राजा राम मोहन राय 1821 में विलियम एडम्स को अद्वैतवाद का समर्थक बना दिया। तो अद्वैतवाद का समर्थक राजा राम मोहन राय 1821 में विलियम एडम्स को इन्होंने इसको भी अद्वैतवाद का समर्थक बना दिया। और यही राजा राम मोहन राय है जिनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। और अकबर द्वितीय जो पेंशन है, जो मुगल बादशाह को पेंशन दी जाती है बक्सर के युद्ध के बाद, तो वो पेंशन बाद में बंद कर दी जाती है। और अकबर द्वितीय के समय में राजा राम मोहन राय कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं उनकी पेंशन को जो है शुरू कराने के लिए। डेविड हेजर के सहयोग से 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो 1817 में जो है राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेजर के सहयोग से कर रहे हैं। 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। राजा राम मोहन राय 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में मृत्यु हुई। कि इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई है, ब्रिस्टल में हुई है। केशव चंद्र सेन 1865 में ब्रह्म समाज से अलग हो गए। और एक अलग संगठन इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्रनाथ के अनुयायियों ने अपने वर्ग का नाम आदि ब्रह्म समाज रखा। तो देवेंद्रनाथ के जो अनुयायी अपने ब्रह्म समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज के अंतर्गत ही दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना हुई। तो ये जो है प्रार्थना समाज के अंतर्गत हो रही है। इसके बाद महादेव गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र में विंडो रैमी रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये जो है गोविंद महादेव रनाडे कर रहे हैं और ये बहुत काम कर रहे हैं इसमें। मेहता जी दुर्गादास मचाराम ने 1844 में मानव धर्म सभा और यूनिवर्सल रिलियंस एसोसिएशन का गठन किया। दक्षिण में प्रार्थना सभा के प्रसार का श्रेय वीरेशलिंगम पंतुलू को जाता है। तो दक्षिण में प्रार्थना समाज है, इसका प्रसार वीरेशलिंगम पंतुलू को जाता है। मूल शंकर जो दयानंद सरस्वती का नाम है, ये मूल शंकर है बचपन का नाम। मूल शंकर का जन्म 1824 में कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था, मोरबी रियासत के। ये ब्राह्मण परिवार, ये ब्राह्मण है। ये दयानंद सरस्वती ने प्रचार कार्य 1863 से आगरा से किया। तो कहाँ से शुरू किया इन्होंने अपना धार्मिक प्रचार कार्य? 1863 से किया है और आगरा से किया है। स्वामी दयानंद ने पाखंड पाखंडनी पताका झूठे धर्म का खंडन करने के लिए 1863 में लहराई। तो पाखंड खंडनी पताका जो है किसने वो लहराई है? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की। तो वेदांत समाज की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क में कर रहे विवेकानंद कर रहे हैं और ये 1896 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में हुई और बेलूर में इसके मुख्यालय की स्थापना 1 जनवरी 1899 में। तो जो इसकी मुख्यालय की स्थापना बेलूर में की जा रही है, तो 1 जनवरी 1899 में की जा रही है, वैसे इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में बेलूर में कर दी गई। स्वामी विवेकानंद की
4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। तो 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो रही। 1900 में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में, पेरिस में भी इन्होंने भाग लिया था सर्वधर्म सम्मेलन में। तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1900 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता पुकारा। ये ध्यान रखना कि किसने इनको जो है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। एनी बेसेंट 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की आधारशिला रखी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धर्म को दुनिया का सर्वाधिक आध्यात्मिक धर्म माना। तो किसने जो है ये माना? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणादाता हेनरी विलियम डिरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे सामाजिक संगठनों की स्थापना की। बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना 1834 में हुई है। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टिप्पणी की और तहजीब ला अखलाक नामक पत्रिका का संपादन किया। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में 1875 में की। तो इसका ध्यान रखना आप लोग कि कब की जाती है, 1875 में करते हैं, कौन करते हैं। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस का विरोध करने के लिए किया। नामधारी आंदोलन के नेता राम सिंह थे, जिनका जन्म 1815 में हुआ। अमृतसर का खालसा कॉलेज 1892 में स्थापित हुआ। राधा स्वामी मत 1861 में शिवदयाल साहब द्वारा आगरा में प्रारंभ किया गया। तो जो राधा स्वामी मत है 1800 शिवदयाल द्वारा प्रारंभ किया। सती प्रथा को बंगाल में 1829 के 17वें अधिनियम द्वारा अवैध घोषित कर दिया है। तो किस अधिनियम के द्वारा अवैध घोषित किया गया? 17वें अधिनियम के द्वारा। एक्ट जो है कौन सा है? 17 एक्ट है। 1931 में बड़ौदा सरकार ने बाल विवाह निवारण अधिनियम पास कर बाल विवाह का निषेध किया। तो 1931 में जो है बड़ौदा सरकार ने क्या करते? बाल विवाह निवारण अधिनियम पास किया और बाल विवाह को निषेध घोषित कर दिया। बंगाली उपन्यासकार दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक उपन्यास लिखा। तो नील दर्पण जो उपन्यास लिखा, दीनबंधु मित्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने नील की खेती करने वाले मजदूर और किसानों की दुर्दशा का सचित्र वर्णन किया है। पावना में बंगाली किसानों ने जमींदारों का विरोध करने के लिए 1873 में, तो पावना जो विद्रोह है इसमें जो है किसानों ने जमींदारों का विरोध किया और 1873 में हो रहा है। 1917 में गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नेताओं की मदद से चंपारण के नील कृषकों को परिस्थिति के बारे में जांच शुरू की। गांधी जी ने प्रथम बार भारत सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण नील कृषक आंदोलनों के समर्थन में किया। तो गांधी जी ने तो प्रथम बार भारत सत्याग्रह का प्रयोग किया है, ये चंपारण के नील कृषकों के समर्थन में किया। 1918 में गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा के एक किसानों का समर्थन किया। 1918 में खेड़ा में गांधी जी के प्रमुख सहायक थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है इनको जो है खेड़ा जो आंदोलन है वहां पर सहायक उन्होंने ही इनको बुलाया था। और गुजरात में वारदोली 1928-29 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वारदोली में दूसरा किसान आंदोलन 1930-31 में हुआ। वारदोली किसान जो आंदोलन है इनको इसी में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी है। रैत एसोसिएशन आंध्र प्रदेश में 1930 में बनी। स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों के फलस्वरूप 1927 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ, जिसका विकास द्रुत गति से 1934 के बाद हुआ। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनी। इन जो है तथ्यों का आप लोग ध्यान रखें। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन था। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन,
गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। अवध में प्रारंभ में जोगीरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में महाराष्ट्रवादी बाबा रामचंद्र ने आंदोलन को जुझारू बनाया। गांधी जी ने आदिवासी काली पराज जाति का नाम बदल करके रानी पराज रखा। तो किस जाति का नाम बदल करके गांधी जी ने रानी पराज रखा? तो काली पराज जाति का नाम। बंगाल के तेवंगा आंदोलन का नेतृत्व, बंगाल में तेवंगा आंदोलन का नेतृत्व बंगाल की प्रांतीय किसान सभा ने किया। दीनजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मेमन सिंह और मेदनपुर तेवंग आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। मोपला विद्रोह 1921 तक पूरी तरह से कुचल दिया गया। एक आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जातियों के मदारिस पासी व अन्य नेताओं के हाथों में बाद में आ गया। 1929 में 19 तक इस आंदोलन का अंत हो गया। मालाबार के किसान आंदोलन के संचालन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मालाबार में करसम संगम किसानों का एक जत्था था, जिसका कार्य जमींदारों के घर जाकर अपनी मांगे रखना और उनका तुरंत ही समाधान हासिल करना। तो मालाबार में जो है किसानों का जो एक जत्था था, यह संगठन था, एक करसम संगम था। 1860 में एक नील आयोग की नियुक्ति हुई, जिसका कार्य नील की खेती से संबंधित सभी परिस्थितियों की जांच करना था। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील विद्रोह को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये जो पेपर है, इसने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान नील विद्रोह को दिया है। और भी कुछ आदिवासी विद्रोह है, जैसे कोल विद्रोह है। तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। झारखंड के कोल जनजाति, झारखंड वाले क्षेत्र में ये कोल जनजाति द्वारा जो है अंग्रेज सरकार के अत्याचार के खिलाफ किया गया था, और इसके प्रमुख नेता थे वो बुद्धू भगत थे। और ये छोटा जो है खास करके छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था ये। और 1920-21 में जो है उस क्षेत्र में हो विद्रोह भी हुआ है। बस्तर विद्रोह हुआ है, आदिवासी भी जो है आदिवासियों का विद्रोह है। और इस भूमकाल आंदोलन के नाम से, इसे बस्तर विद्रोह को भूमकाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। मध्य भारत के बस्तर रियासत में जो है ये विद्रोह हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है किया था वो गुंडा घूर ने किया था। इसके जो प्रमुख नेता थे और करेंद्र सिंह भी थे। बरली विद्रोह जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ, ये भी जो है 1940 में हुआ था। तो ये महाराष्ट्र के जरी गांव से हुआ था प्रारंभ। और इसमें जो गिरमिटिया मजदूर थे, गिरमिटिया आदिवासी मजदूर थे, ये इनके द्वारा वो किया गया था और विद्रोह किया गया था, इनके द्वारा किया गया था। और इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने जो है जमींदारों को खेती पे काम करने से वो मना कर दिया था, क्योंकि ये जो है क्या कर रहे थे, ये जो है अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात कर रहे थे, और ये मजदूरी चाह रहे थे 12 आना। तो रमोसी विद्रोह 1882 में हुआ है। ये पश्चिमी घाट में रहने वाले रमोसी जाति के लोगों के द्वारा हुआ किया गया है, जिसमें चित्तर सिंह इसके जो है मुख्य विद्रोही है। और ये जो है विद्रोह हो रहा था, ये सतारा वाले क्षेत्र में, ये जो है अधिक भू राजस्व के खिलाफ हो रहा था। रंपा विद्रोह है, ये भी आदिवासियों का विद्रोह है, ये हम आगे अगली क्लास में देखेंगे इन सारे विद्रोह को। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा विद्रोह है, ये भी आदिवासियों के द्वारा वो किया जाने वाला विद्रोह था। और ये भी ब्रिटिश राज्य के जो है मनसबदार थे, इनके खिलाफ किया गया। तो ये जो है आपने जो ये क्लास देखी है, या इस क्लास को आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और तुरंत ही इसके बाद जो है अगली क्लास को अगला लेक्चर आएगा, तो आप लोग जो है जो भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जो है नोट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को शेयर कीजिए। इसके बाद हम तुरंत ही ज्योग्राफी का भी शुरू करेंगे, और अन्य जो आपके छोट रहे होंगे उनको भी देखेंगे। तो थैंक यू।